हमने फिजिकल एजुकेशन को दो हाफ में डिवाइड किया है। एक तो वो हाफ है जो मैं आपको समझाता हूँ क्लासेस में, और दूसरा वो हाफ है फिजिकल एजुकेशन का जो आपको याद करना है। तो सेकंड हाफ जो आपको याद करना है उस सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है, और इसके अंदर हम सभी गेम्स को कवर करेंगे। आज पहली वीडियो हमारी गेम नंबर 1 पे है, जिम्नास्टिक्स। स्टार्ट करते हैं जिम्नास्टिक्स से। कोई भी वो फिजिकल एक्सरसाइज जो इंडोर एनवायरनमेंट में करी जाए और उसको परफॉर्म करते समय आप किसी अपरेटस का इस्तेमाल करो। अपरेटस जैसे कि फ्लोर, रोप्स, हुप्स, इनका इस्तेमाल करते हो अगर आप, तो उन फिजिकल एक्सरसाइजेस को हम जिम्नास्टिक्स के नाम से जानेंगे। तो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो इंडोर एनवायरनमेंट में हो और उसको परफॉर्म करते समय आपने अपरेटस का इस्तेमाल किया है, तो उसको हम जिम्नास्टिक्स कंसिडर करते हैं। जिम्नास्टिक्स गेम में आगे जाने से पहले छोटी सी चीज ये है, हम सभी गेम्स को किस पैटर्न में डिवाइड करेंगे वो पैटर्न आप समझना। सभी गेम्स को 3 हाफ में डिवाइड किया होगा। पहला हाफ होगा उसके इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी का, ओलंपिक्स में कब वो गेम आया, करंट ओलंपिक्स में उस गेम का क्या पैटर्न है, और इंटरनेशनल कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिटेल है तो वो, ये फर्स्ट हाफ होगा। सेकेंड हाफ जो होगा इस गेम में, वो होगा हमारा जिसमें हम इंडियन गवर्निंग बॉडी के बारे में जानेंगे, इंडिया की ओलंपिक में क्या परफॉर्मेंस रही है इस गेम में, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमें नेशनल लेवल पे चाहिए वो उसके अंदर होगी। और थर्ड होगा हमारा गेम को किस टाइप से खेला जाता है, उसकी क्या डायमेंशन है, बाकी उसकी सभी जानकारी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में आता है, इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल गेम्स। जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल गेम्स के नाम से जाना जाता है। जिम्नास्टिक्स के साथ साथ दो और गेम है जिनको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है, एक है स्विमिंग और दूसरा है एथलेटिक्स। तो ये तीनों ही गेम हो गए हमारे मदर ऑफ ऑल गेम्स। क्यों इनको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है? ये तीनों गेम बहुत बड़े हैं। इन गेम्स को खेलने के अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों के अंदर हमारे अलग अलग इवेंट होते हैं। कहने का मतलब, जिम्नास्टिक एक स्पोर्ट हो गया। कितने टाइप के जिम्नास्टिक्स हैं? देयर आर 6 टाइप ऑफ जिम्नास्टिक्स। तो हम उसको कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्टिक। आप सभी ने वर्ड सुना होगा, डिसिप्लिन। स्पोर्ट एक ओवरऑल हो गया, डिसिप्लिन मतलब कितने टाइप से आप उसको खेल सकते हो। जैसे देर आर 6 डिसिप्लिन इन जिम्नास्टिक्स, देर आर 6 टाइप ऑफ जिम्नास्टिक। तो डिसिप्लिन मतलब इसको खेलने के टाइप, तरीके। तो कौन कौन से इसके डिसिप्लिन हैं? 6 डिसिप्लिन है। पहला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, दूसरा रिदमिक जिम्नास्टिक, तीसरा ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक, चौथा एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक, पांचवा एरोबिक जिम्नास्टिक और छठा पार्कोर जिम्नास्टिक। तो ये सभी क्या हो गए हमारे इसके गेम के डिसिप्लिन। अब इन डिसिप्लिन में अलग अलग इवेंट हैं। जैसे अगर सिर्फ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की बात करें तो उसमें मेंस के लिए 6 इवेंट होते हैं, वुमेन्स के लिए 4 इवेंट होते हैं। तो आप देखोगे ये गेम कितना बड़ा है। सिमिलरली रिदमिक में आएंगे तो उसमें भी मेन और वुमेन के इवेंट है। ट्रेम्पोलिन में आएंगे तो उसमें भी मेन और वुमेन के इवेंट है। तो गेम बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा गया है। जब भी कोई बड़ा गेम है तो उसको 3 हाफ में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा गेम, उसको खेलने के तरीके जिसको उसके डिसिप्लिन कहा जाता है, फिर उसके अंदर होने वाले इवेंट्स। फिर आता है जिम्नास्टिक्स की गवर्निंग बॉडी। जिम्नास्टिक्स की गवर्निंग बॉडी को फिग के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक्स। ये जो फिग है, FIG, ये 1881 में फॉर्म हुई थी लीग बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है कि ये कब फॉर्म हुई थी, तो ये 1881 के अंदर फॉर्म हुई थी बेल्जियम के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो इसके हेडक्वार्टर्स है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में। ये बनी थी बेल्जियम के अंदर, लेकिन बाद में इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया ल्यूजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है FIG का, तो मोरिनारी वतनाबे इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ FIG। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। खासियत ये है कि ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट है। मतलब आज तक जो भी FIG के प्रेसिडेंट रहे हैं ना, वो सभी यूरोपियन कंट्रीज से आते थे। ये पहले नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई कब पहली बार जिम्नास्टिक्स को ओलंपिक में इंक्लूड किया गया, तो पहली बार मेंस जिम्नास्टिक को इंक्लूड किया गया 1896 एथेंस ओलंपिक्स के अंदर। और कौन सा डिसिप्लिन इंक्लूड किया था उस समय? सिर्फ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स को इंक्लूड किया गया था। और खासियत ये रही थी कि 1896 ओलंपिक्स के अंदर जर्मनी ने इसको टोटली डोमिनेट किया था और सभी गोल्ड मेडल्स जीते थे जिम्नास्टिक्स के। नेक्स्ट आता है जो पहली बार कब वुमेन का जिम्नास्टिक्स इंक्लूड किया गया, तो पहली बार वुमेन जिम्नास्टिक्स इंक्लूड किया गया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। और इसमें भी कौन सा डिसिप्लिन ऐड हुआ था जिम्नास्टिक्स का? सिर्फ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेंस जिम्नास्टिक 1896 एथेंस ओलंपिक्स में आया था, और कौन सा डिसिप्लिन? सिर्फ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। और फर्स्ट टाइम वुमेन जिम्नास्टिक 1928 ओलंपिक्स में आया था, कौन सा डिसिप्लिन आया था? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, देर आर 6 डिसिप्लिन इन जिम्नास्टिक, 6 टाइप का जिम्नास्टिक है। उसमें से सिर्फ
3 टाइप का जिम्नास्टिक्स ही अभी ओलंपिक्स के अंदर आया है, सिर्फ 3 टाइप का जिम्नास्टिक्स ही ओलंपिक के अंदर आया है हमारा। तो कौन-कौन से डिसिप्लिन आए हैं? आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रैम्पोलिन। तो पहली बार आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स ओलंपिक्स के अंदर कब आया था? तो 1896 एथेंस ओलंपिक्स में आया था। फिर पहली बार रिदमिक जिम्नास्टिक्स कब आया था ओलंपिक्स के अंदर? तो ये आया था 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स, 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स से ही आया था। और पहली बार ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स को कब इंक्लूड किया गया ओलंपिक के अंदर? तो वो किया गया था 2000 सिडनी ओलंपिक्स के अंदर। तो ये तीनों ही डिटेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 ही डिसिप्लिन है जिम्नास्टिक के, और ये कब-कब आए थे, ये डिटेल इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 2024 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जिम्नास्टिक्स के कौन-कौन से डिसिप्लिन इंक्लूडेड है। तो जैसे मैंने बताया 3 ही इसके डिसिप्लिन इंक्लूड हुए हैं अभी तक। तो यही तीनों हैं, आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रैम्पोलिन। और इन तीनों में मिलाकर टोटल 18 इवेंट्स हमारे इन ओलंपिक्स के अंदर होने वाले हैं। कितने टोटल इवेंट्स? 18। इसको आगे चलकर एक बार हम समझेंगे, जब डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्टिक्स मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा वहां पर डिटेलिंग में, तब मैं बताऊंगा ये 18 इवेंट कैसे हैं। तो मैं एक बार के लिए अगर आपको बताऊं, तो दो दो इवेंट तो हमारे हैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स में, दो हैं, दो ही ट्रैम्पोलिन में हैं, और बाकी जो 14 इवेंट्स हैं हमारे, वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के अंदर। फिर आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट डिटेल है, फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स किनको कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग यान, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स कहा जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि मॉडर्न जिम्नास्टिक्स किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था, तो भी हम जर्मनी कहते हैं। जर्मनी में ही मॉडर्न जिम्नास्टिक्स हमारा डेवलप हुआ है। और इसके फादर किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग यान को। ये भी जर्मनी से आते हैं। फिर एक बुक लिखी गई थी, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स। इसको लिखा था फ्रांस नस्तेगल ने, ये राइटर थे उसके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक जो बुक्स है, उसके रचयिता कौन थे, राइटर कौन थे? तो फ्रेंच नस्तेगल वाज द राइटर ऑफ मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट आती है हमारी इंडियन गवर्निंग बॉडी। तो इंडियन गवर्निंग बॉडी हमारी है जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फॉर्म कब हुई थी? 1951 के अंदर फॉर्म हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? सुधीर मित्तल। तो जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहले आया है ये, कब फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर आता है भाई, इंडिया ने जिम्नास्टिक्स में कैसा परफॉर्म किया ओलंपिक्स में। तो इंडिया एट ओलंपिक्स, तो पहली बार 2 मेन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से 1952 ओलंपिक्स में, जिसको हिलिंस्की ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। तो 1952 हिलिंस्की ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम इंडिया ने जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से कितने जने गए थे? 2 जने गए थे। किस में गए थे? रिदमिक, सॉरी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के अंदर गए थे। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में इंडिया की तरफ से 2 मेंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर आता है, अभी तक कितने मेन पार्टिसिपेट कर चुके हैं? तो टोटल 11 जने पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 11 मेन, जिसमें से 2 1952 ओलंपिक्स में, 3 1956 ओलंपिक्स में और 6 1964 ओलंपिक्स में। इन सभी ने किसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। आपको सिर्फ ये याद है। फिर आता है कि पहली वुमेन कौन थी जिसने जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था इंडिया के लिए? तो दीपा कर्माकर वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई इन जिम्नास्टिक्स इन ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया। और 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्होंने क्वालिफाई किया था। किसमें किया था इन्होंने क्वालिफाई? तो इन्होंने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में ही क्वालिफाई किया था। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के अंदर मेंस के कुछ इवेंट होते हैं, वुमेन्स के कुछ इवेंट होते हैं। तो वुमेन्स का एक इवेंट होता है वॉल्टिंग इवेंट। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के वॉल्टिंग इवेंट के अंदर इन्होंने क्वालिफाई किया था। और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया था, बल्कि 4th पोजीशन आई थी दीपा कर्माकर की। 6 फाइनलिस्ट थे, जिसमें से 4th पोजीशन आई थी दीपा कर्माकर की। मेडल से चूक गई थी, ये बहुत क्लोज थी मेडल की। फिर इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि ड्यूरिंग द वॉल्टिंग इन्होंने किस किस टेक्निक का किस किस टेक्निक का यूज किया था वाइल परफॉर्मिंग द वॉल्टिंग इवेंट। तो इन्होंने अपने जो 2 अटेम्प्ट लिए थे, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इन्होंने सुकाहारा टेक्निक का परफॉर्म किया था, यूज किया था। दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने लिया था प्रोडोनोवा। इसको मोस्ट डेंजरस टेक्निक इन वॉल्टिंग माना जाता है, मोस्ट डेंजरस टेक्निक इन वॉल्टिंग। एक बार आप सभी इसकी वीडियो जरूर देखना यूट्यूब पे, प्रोडोनोवा टेक्निक कैसी होती है। तो उसके अंदर फ्लिप्स होते हैं, लगातार आप उसमें फ्लिप करते हो एयर में। तो प्रोडोनोवा मोस्ट डेंजरस टेक्निक इन वॉल्टिंग, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, वॉल्टिंग की सबसे डेंजरस टेक्निक कौन सी है? प्रोडोनोवा। ये क्वेश्चन भी पहले आया है कि दीपा कर्माकर ने अपने फाइनल अटेम्प्ट में ड्यूरिंग द वॉल्टिंग इवेंट इन 2016 रियो ओलंपिक्स
किस टेक्निक को यूज किया था, तो प्रोडोमा। फिर आता है कि दीपा कर्माकर की 4th पोजीशन आई थी, उन्होंने कितने पॉइंट स्कोर किए थे, 15.066। मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी ऐड कर देता हूँ, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में स्कोर ना 20 में से दिया जाता है। कितने में से, 20 में से स्कोर दिया जाता है, जिसमें से 10 नंबर तो होते हैं कि आपने कितना डिफिकल्ट टेक्निक चूज करी है, उसमें से 10 में से नंबर देने होते हैं, और 10 में से नंबर हमें देने होते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा रहा है। तो टोटल 20 हो जाते हैं, 20 में से इनके आए थे 15.066। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आती है कि अभी 2024 में सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी जिम्नास्टिक्स की, कहाँ पर, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी जिम्नास्टिक की, वहां पर दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल जीता है इसी वॉल्टिंग इवेंट में इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। तो ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन सीनियर चैंपियनशिप में। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है, दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल ऑफ जिम्नास्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, त्रिपुरा से। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमा दास और दीपा कर्माकर दोनों के बारे में पहले पूछा हुआ है कि ये कहाँ से आते हैं। फिर आता है फर्स्ट अर्जुन अवार्डी इन जिम्नास्टिक, तो मिस्टर श्यामलाल वाज द फर्स्ट अर्जुन अवार्डी इन जिम्नास्टिक्स, इनको 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था जिम्नास्टिक्स में। और फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कौन रहे थे, तो देवेंद्र राठौर वाज द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी इन जिम्नास्टिक्स। कब मिला था इनको, 2011 के अंदर मिला। फिर आते हैं हम इसमें टाइप ऑफ जिम्नास्टिक्स में, या कहो तो डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्टिक्स। सो देयर आर 6 डिसिप्लिन ऑफ जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक, रिदमिक, ट्रैम्पोलिन एंड टम्बलिंग, एक्रोबैटिक, एरोबिक, और छठा आता है हमारा पार्कोर जिम्नास्टिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स, ये सभी जिम्नास्टिक के डिसिप्लिन में से सबसे पुराना है। इसके अंदर मेन और वुमेन के इवेंट्स होते हैं, जैसे मेन के 6 इवेंट होते हैं, वुमेन के 4 इवेंट होते हैं। मेंस के 6 इवेंट कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें मेंस के 6 अलग अलग अपरेटस इस्तेमाल होते हैं, हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो नाम है यहाँ पर इनके, एक है फ्लोर एक्सरसाइज, एक है वॉल्टिंग, एक है पैरेलल बार, एक है हमारा हॉरिजॉन्टल बार, रोमन रिंग्स और पॉमल हॉर्स। ये है मेंस के 6 इवेंट। फिर वुमेन के लिए 4 अपरेटस हैं, तो इनके 4 इवेंट हो गए यहाँ पर, फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग, अनइवन बार्स और बैलेंसिंग। तो टोटल इसमें 6 मेंस के इवेंट होते हैं, 4 वुमेन्स के इवेंट होते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में। फिर बेस स्कोर मैंने आपको बताया इसके अंदर, टोटल स्कोर पहले लास्ट वाला पॉइंट करते हैं। टोटल स्कोर 20 में से दिया जाता है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, जिसमें से 10 नंबर एग्जीक्यूशन के होते हैं, 10 डिफिकल्टी के होते हैं, तो टोटल 20 में से स्कोर देना होता है। और बेस स्कोर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 10 माना जाता है, तो कम से कम 10 नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर, और उससे ज्यादा ही नंबर आपको देने होते हैं, 10 या उससे ज्यादा। तो पूछा जाता है बेस स्कोर क्या रहता है जिम्नास्टिक्स में, तो जो भी एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं उनको कम से कम 20 में से 10 नंबर तो दिए जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 18 इवेंट्स होने हैं, टोटल 18 इवेंट हैं। तो मैंने कहा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 14 इवेंट हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 14। ये 14 कैसे हैं, तो मैंने कहा भाई इसमें मेंस के 8 इवेंट होने हैं हमारे, और जो वुमेन के हैं वो कितने होने हैं, 6 इवेंट होने हैं। कैसे हो सकते हैं, जबकि हमने तो यहाँ देखा है कि मेन के 6 ही इवेंट होते हैं और वुमेन के 4 होते हैं। तो यहाँ पर मेन के 8 कैसे हैं ओलंपिक्स में, और वुमेन के 6 इसीलिए हैं क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर एक तो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, एक एथलीट हो गया, मेंस का एग्जांपल लेते हैं, एक एथलीट हो गया फ्लोर एक्सरसाइज का, एक वॉल्टिंग का, एक पैरेलल बार का, एक हॉरिजॉन्टल बार का, एक रोमन रिंग का, एक पॉमल हॉर्स का। टोटल कितने हो गए हमारे, 6 इवेंट हो गए मेंस के। फिर ओलंपिक में एक और इवेंट ऐड कर दिया जाता है इसमें, इंडिविजुअल ऑलराउंड। कौन सा इवेंट किया ऐड किया जाता है, इंडिविजुअल ऑलराउंड। एक ही इंडिविजुअल होगा और वो 6 के 6 हमारे ऑपरेटर्स पे परफॉर्म करेगा, तो एक इवेंट ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है ओलंपिक्स में। और एक होता है टीम ऑलराउंड। टीम ऑलराउंड में हमारी पूरी की पूरी टीम होती है, वो इसको परफॉर्म करती है 6 ऑपरेटर्स पे, और उनको हम स्कोर देते हैं। तो इस वजह से ओलंपिक्स में कितने इवेंट हो गए हैं हमारे यहाँ पे, 8 हो गए, क्योंकि उन्होंने 2 इवेंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं, इंडिविजुअल ऑलराउंड और टीम ऑलराउंड। अब वुमेन में बात करें तो हम कहते हैं वुमेन के 6 हैं ओलंपिक्स में। 6 कैसे हैं, 4 इवेंट तो ये हो गए,
एक एथलीट फ्लोर एक्सरसाइज का, एक वॉल्टिंग का, एक अनइवन बार का, एक बैलेंसिंग बीम का, प्लस में एक एथलीट होगा इंडिविजुअल ऑलराउंड, मतलब एक एथलीट, एक ही वुमेन चारों ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेगी। फिर एक और इवेंट रखा हुआ है, वो रखा हुआ है टीम ऑलराउंड, पूरी की पूरी टीम होगी, इन चारों हमारे ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेगी। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर हमारे, ये 6 इवेंट हो गए। तो इस तरीके से ओलंपिक्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टोटल 14 इवेंट है, 8 मेन के हैं और 6 वुमेन के हैं। फिर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के बाद दूसरा हमने रिदमिक जिम्नास्टिक देखा था। तो रिदमिक जिम्नास्टिक में 2 इवेंट मैंने आपको बताए थे। 2 इवेंट ऐसे हैं, रिदमिक जिम्नास्टिक्स की खासियत है ये सिर्फ वुमेन के लिए, वुमेन इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो रिदमिक जिम्नास्टिक में एक इवेंट होता है इंडिविजुअल ऑलराउंड वुमेन्स का, और एक होता है टीम ऑलराउंड, क्योंकि सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं। तो वुमेन का इंडिविजुअल ऑलराउंड और टीम ऑलराउंड, तो 2 इवेंट हो गए हमारे ये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स है, जो हमारा ओलंपिक में मैंने उसमें भी बताया था आपको कि 2 इवेंट होते हैं हमारे। 2 इवेंट कैसे होते हैं, एक मेंस इंडिविजुअल ऑलराउंड होता है और एक वुमेन्स इंडिविजुअल ऑलराउंड होता है। मेन इंडिविजुअल ऑलराउंड और वुमेन इंडिविजुअल ऑलराउंड, तो 2 इवेंट हो गई है। तो टोटल कितने इवेंट हो गए हमारे, 14 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के, 2 रिदमिक जिम्नास्टिक्स के और 2 ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स के, टोटल 18 इवेंट। तो इस तरीके से ये 18 इवेंट हमारे ओलंपिक्स में है। इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के अंदर भी इंक्लूड होता है क्वेश्चन। तो ये था सिर्फ ओलंपिक्स के लिए। और इसके अलावा जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में मेंस के कितने इवेंट होते हैं, तो आप हमेशा कहोगे 6 इवेंट होते हैं। वुमेन्स के बोलोगे कितने, 4 होते हैं। फिर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ मेंस इवेंट कौन कौन सा होता है, तो ऑप्शन दे देंगे आपको, 3 मेन इवेंट दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन इवेंट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया अनइवन बार। तो आपको छांटना होगा इसमें से कौन कौन से मेन के इवेंट हैं। तो याद रखना 6 मेंस इवेंट और 4 हमारे वुमेन्स इवेंट, कभी भी आपसे पूछेंगे। और कब आप ये लिखोगे कि 8 और 6 जो मैंने आपको यहाँ डिवीजन बताया, तो अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए 2024 ओलंपिक्स के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में मेंस इवेंट कितने हैं, तब आप कहोगे 6। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स के लिए आप जो मैंने यहाँ डिटेल बताई है वो लिखोगे, वरना जो हमारे नॉर्मल इवेंट्स होते हैं वो 6 मेंस के इवेंट होते हैं और 4 वुमेन्स के इवेंट होते हैं। इसमें एक और चीज होती है, कई बार एक ही क्वेश्चन पे आ जाता है, कौन से वो कॉमन इवेंट होते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में मेन के और वुमेन के। तो कॉमन कौन से हैं आप देखो, मेंस इवेंट में भी फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग प्रेजेंट है, और वुमेन्स इवेंट में भी फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग प्रेजेंट है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में मेन और वुमेन के कौन से वो इवेंट है जो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग दोनों के लिए सेम होते हैं। तो ये था हमारा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। अब इसको डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में से ही आते हैं। जितने ये अपरेटस हैं इनकी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनकी डायमेंशंस पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स ही है। तो सबसे पहले आते हैं फ्लोर एक्सरसाइज। ये फ्लोर एक्सरसाइज वो इवेंट है हमारा जिसके अंदर एथलीट फ्लोर के ऊपर अलग अलग फ्लिप्स और परफॉर्मेंस करके दिखाता है, और जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है फ्लोर एक्सरसाइज में हमारे मैट की, वो होती है 12 बाई 12 मीटर, लेंथ भी 12 मीटर और विड्थ भी 12 मीटर। फिर आता है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मैट इन फ्लोर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एरिना। याद रखना ये अलग से नया क्वेश्चन अभी ऐड होने लगा है। तो ये जो फिगर में आप देखोगे तो ये ब्लू वाला पोर्शन है, इसी के ऊपर एथलीट परफॉर्म करता है अपनी सारी एक्टिविटीज को। और जो ये हमारा व्हाइट वाला पोर्शन यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, इसको अरीना कहा जाता है। तो जब इस अरीना को ऐड कर देते हैं तो मैट कितने हो जाते हैं, 14 बाई 14 मीटर का हो जाता है। तो अगर हमें नॉर्मली पूछा गया फ्लोर एक्सरसाइज के अंदर मैट की डायमेंशन क्या है, तो हमेशा लिखते हैं 12 इंटू में 12 मीटर। लेकिन अगर उसमें ये लिख दिया गया लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मैट बताओ इंक्लूडिंग एरिना, एरिना को इंक्लूड करके, तो हम उसको कहेंगे 14 इंटू 14 मीटर। फिर आता है कि भाई जब कोई एथलीट इस पे परफॉर्म करता है तो कितना टाइम मिलता है। तो ये तो कॉमन है फ्लोर एक्सरसाइज मैन और वुमेन दोनों के लिए। तो जब मैन परफॉर्म करते हैं तो उनको 70 सेकेंड्स दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, और जब वुमेन परफॉर्म करती हैं तो कितना टाइम दिया जाता है, 90 सेकेंड्स दिए जाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए रेंज, तो मेंस को 50 से 70 सेकंड, वुमेन को 70 से 90 सेकंड, अगर रेंज पूछते हैं।
एग्जैक्ट पूछेंगे तो मेन के 70 सेकंड और वुमेन के 90 सेकंड। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि जो पूरा ही आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है ना हमारा, मेन और वुमेन के जितने भी इवेंट है उसमें यही टाइमिंग रहती है। मेन को 70 सेकंड दिए जाते हैं हर ऑपरेटर्स पे परफॉर्म करने के लिए, और वुमेन को 90 सेकंड दिए जाते हैं हर ऑपरेटर्स पे परफॉर्म करने के लिए। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के किसी भी इवेंट में अगर हमसे टाइम पूछ लिया जाए कि कितना टाइम परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, तो मेन को 70 सेकंड और वुमेन को 90 सेकंड। फ्लोर एक्सरसाइज में सिर्फ हम यही याद करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्टिंग इवेंट। वॉल्टिंग इवेंट होता है जिसमें एक एथलीट के पास एक रनवे होता है, इस रनवे पे से रनिंग करता हुआ आता है। फिर यहाँ पर हमारा एक वॉल्टिंग टेबल होता है। क्या होता है हमारा? वॉल्टिंग टेबल। जिस तरीके से होता है ये टेबल ऊपर और नीचे इसका स्टैंड होता है। एथलीट आता है रनिंग करता हुआ, इस टेबल के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद इसके आगे जंप करता है, अलग अलग एक्रोबैटिक इवेंट्स परफॉर्म करता हुआ, अलग अलग फ्लिप्स, समरसॉल्ट परफॉर्म करता हुआ। तो सबसे पहले आता है ये जो वॉल्टिंग टेबल है, इसका पेट नेम होता है टंग। जिम्नास्ट इस आर्टिस्टिक टेबल को किस नाम से जानते हैं? टंग के नाम से जानते हैं। फिर वॉल्टिंग सभी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट्स में सबसे क्विकेस्ट होता है, मतलब सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। रीजन क्या होता है भाई? एथलीट को तेज भाग के आना होता है, वॉल्टिंग टेबल पे हाथ रखने होते हैं और फिर वहां पर अलग अलग फ्लिप करता है वो मैट के ऊपर कूद जाता है। तो जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये हमारा वॉल्टिंग टेबल है, एथलीट भाग के आया, ये इस पे हाथ रखेगा और उसके बाद डिफरेंट फ्लिप्स करता हुआ आगे कूद जाएगा मैट के ऊपर सामने। तो इसको परफॉर्म करने में जनरली 5 से 6 सेकंड का टाइम एक एथलीट को लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के इवेंट्स में सबसे क्विकेस्ट इवेंट कौन सा है? तो वॉल्टिंग। अब आते हैं इसकी डायमेंशन के ऊपर हमारी। तो सिर्फ वॉल्टिंग की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है और कोई डायमेंशन हमें नहीं करनी है इसके अंदर। वॉल्टिंग की लेंथ कितनी है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वॉल्टिंग है इसकी लेंथ कितनी होती है हमारे? तो वॉल्टिंग की लेंथ होती है 120 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा हो सकता है कि 119 सेंटीमीटर भी लेंथ हो और ऐसा हो सकता है कि 121 सेंटीमीटर भी हो। +1 या प्लस माइनस, सॉरी +1 या -1, 120 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज्यादा या कम भी हो सकती है। तो इसकी डायमेंशंस हमें ऐसे ही याद करनी है। इसमें अलग अलग होती रहेंगी, चेंज भी होती रहेंगी। कहीं आगे चलकर हम कोई और ऑपरेटर्स करेंगे तो वहां पर +-5 +-2 ऐसे ही चेंज होती रहेंगी। फिर आता है ब्रेड्थ कितनी है, मतलब चौड़ाई इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना चौड़ा है हमारा। तो इस वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई होती है 90 सेंटीमीटर, सेम +-1 सेंटीमीटर। जनरली तो हमें प्लस माइनस वाला सिनेरियो नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा टफ बनाना है और डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें +-1 मिलेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो सीधा बोलेंगे लेंथ ऑफ वॉल्टिंग टेबल तो लिखा होगा 120 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ वॉल्टिंग टेबल तो लिखा होगा 90 सेंटीमीटर। फिर होता है हाइट ऑफ वॉल्टिंग। मेन के लिए कितनी होती है और वुमेन के लिए कितनी होती है, कितना ऊंचा होता है ये फ्लोर से। तो फ्लोर से कितना ऊंचा है, मतलब ये वाली हाइट इसकी कितनी है नीचे से ऊपर तक पूरी। तो मेन की होती है 135 सेंटीमीटर और वुमेन की होती है 125 सेंटीमीटर। मैं फिर रिपीट करूंगा, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जो हमने डिटेल पढ़ी है हमारी ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्टिंग की चारों डिटेल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो इवेंट्स में से डायमेंशंस के अभी तक पूछे गए हैं करंट। नेक्स्ट तीसरा इवेंट जो आता है मेंस का, वो आता है पैरेलल बार। हम मेंस के ही इवेंट कर रहे हैं अभी। तो फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग और तीसरा आता है मेन में पैरेलल बार। तो पैरेलल बार के अंदर आप ये फिगर में देख सकते हो पैरेलल बार की। इसके अंदर ये पूरा पैरेलल बार है और इस इन बार्स के ऊपर एथलीट जो है, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है, इन बार्स के ऊपर जो एथलीट होता है वो इवेंट को परफॉर्म करता है, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स करता है इन बार्स का इस्तेमाल करके। तो आप याद रखना ये जो बार है, ये जो डंडे हैं, इनको कहा जाता है प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार। इन डंडों को क्या कहा जाता है? प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार्स। ये पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट रखा है ये पैरेलल बार है और ये पैरेलल बार की प्रोफाइल है, ऊपर वाले डंडे। तो ये जो ऊपर वाले डंडे हैं ये क्या है हमारे? सबसे पहले इनकी लेंथ पूछी जाती है, ये भी पहले पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कई बार प्रोफाइल ना लिखकर सिर्फ ये पूछ देते हैं लेंथ ऑफ पैरेलल बार, तो आप समझ जाना इस प्रोफाइल के बारे में ही पूछा है। तो दोनों तरीके से आ सकता है, लेंथ ऑफ प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार या लेंथ ऑफ पैरेलल बार। तो कितनी होती है? 3.50 मीटर्स +-1 सेंटीमीटर। फिर आता है विड्थ, ये डंडा कितना चौड़ा होता है? तो इसकी चौड़ाई होती है हमारी 4 सेंटीमीटर
प्लस माइनस 1 mm। भाई चौड़ाई है तो चौड़ाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर की है, तो कितना ज्यादा या कम हो सकता है, प्लस माइनस 1 mm हो सकता है। फिर होता है हाइट ऑफ प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार। याद रखना जो ये डंडा है, ये एक तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। अब डंडा अंदर से भरा हुआ है पूरा, तो वो कुछ इस तरीके से है हमारा डंडा पूरा। तो ये जो डंडे की हाइट है ना, ये भी पूछी जाती है, हाइट ऑफ प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार। जब भी प्रोफाइल की हाइट पूछने की कोशिश करी जाएगी तो पक्का वहां पर प्रोफाइल की हाइट मेंशन होगी। तो हाइट ऑफ प्रोफाइल ऑफ पैरेलल बार इज 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm। अभी तक ये तीनों डायमेंशन इन ऊपर वाले प्रोफाइल्स के बारे में ही थी, प्रोफाइल की लेंथ, प्रोफाइल की हमारी विड्थ, और फिर प्रोफाइल की हमारी हाइट, कि कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है डंडा और कितना लंबा है। अब आता है कि डंडा फ्लोर से कितना ऊंचा है, नीचे से जब हम इसकी बात करते हैं फ्लोर से, तो हाइट ऑफ द पैरेलल बार फ्रॉम द मैट, तो वो है 2 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो नीचे से लेके ऊपर तक कितनी हाइट है इनकी, तो वो है 2 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल बार, एथलीट इन पैरेलल बार्स के बीच में आता है और इन्हीं के बीच में इवेंट परफॉर्म करता है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों पैरेलल बार्स के बीच में, तो दोनों पैरेलल बार्स के बीच में जो गैप है वो है 42 से 52 सेंटीमीटर, मतलब एडजस्टेबल है। इसमें एथलीट एडजस्ट कर सकता है कि वो कितना कंफर्टेबल है इसकी चौड़ाई को लेकर। तो वो 42 से लेके 52 सेंटीमीटर तक होता है, इसके बीच का डिस्टेंस एडजस्टेबल है। मैं इसको भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, पैरेलल बार्स को। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में थोड़ी सी जो हमारी डायमेंशंस है ना वो ज्यादा हैं, लेकिन पक्का बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इस करंट पैटर्न में जो केवीएस और DSSB में चला हुआ है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपको। फिर चौथा इवेंट आता है मेंस का, वो है हमारा पॉमल हॉर्स। पॉमल हॉर्स हॉर्स का जो पेट नेम है वो साइड हॉर्स भी है। पॉमल हॉर्स इवेंट इज आल्सो नोन एज साइड हॉर्स। इसमें आप देखना ये जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट बना हुआ है इसको पॉमल हॉर्स कहा जाता है। जो ये ब्राउन कलर का हमें ये दिख रहा है इसको पॉमल का टेबल कहा जाता है, द टेबल ऑफ पॉमल हॉर्स। ये पूरा जो ब्राउन कलर का ये क्या है, टेबल ऑफ पॉमल हॉर्स। फिर आता है हमें ये मेटल की रिंग दिख रही होगी ऊपर, ये दो हमारी मेटल की रिंग ये वाली, इनको पॉमल कहा जाता है। तो पॉमल हॉर्स में ये जो मेटल वाला पार्ट है ये है पॉमल, जो ये ब्राउन है इसको बोला जाता है पॉमल टेबल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेंथ ऑफ द पॉमल हॉर्स पूछा जाता है, लेंथ एट द टॉप। तो लेंथ ऑफ द पॉमल हॉर्स या लेंथ ऑफ द पॉमल टेबल, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो ये ब्राउन वाला है, तो इसकी लेंथ पूछी है। तो ऊपर इसकी लेंथ कितनी होती है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप होती है इसकी लेंथ 160 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे तो नीचे से इसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ मौजूद है। तो नीचे से ये कम लंबा होता है, सॉरी यहां से नीचे से देखेंगे तो ये इसके मुकाबले कम लंबा है, ये ऊपर से ज्यादा लंबा होता है, यहां तक होता है। तो इसकी लेंथ फ्रॉम द बॉटम कितनी होती है, 155 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर आती है विड्थ एट द टॉप, ये ऊपर से ज्यादा चौड़ा है, इसकी जो विड्थ है इस विड्थ की हम बात कर रहे हैं। तो विड्थ फ्रॉम द टॉप कितनी होती है इसकी, 35 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर नीचे आते हैं तो इसकी जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से कि वो नीचे आते आते थोड़ा सा पतला हो जाता है ऊपर के मुकाबले ये टेबल। तो विड्थ फ्रॉम द बॉटम कितनी हो गई इसकी, 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर आता है हाइट ऑफ द पॉमल टेबल बार। तो ये जो टेबल है हमारा पूरा का पूरा, इसकी हाइट कितनी है, देखो ये तो हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी विड्थ, और ये हो गई इसकी हमारी हाइट। तो हमने लेंथ पढ़ी, विड्थ पढ़ी, और इस पॉमल टेबल की अब हम टेबल की सिर्फ टेबल की हाइट पढ़ रहे हैं। तो पॉमल टेबल का जो बार है इसकी हाइट कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट की हम बात कर रहे हैं पॉमल टेबल की, इसकी। फिर आता है हाइट फ्रॉम द सरफेस, मतलब इस पूरे टेबल की सरफेस से कितनी हाइट है, नीचे सरफेस से। तो नीचे से लेके ऊपर तक इसकी हाइट होती है 115 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, तो 115 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉमल, मैंने आपको बताया था जो मेटल वाला पोर्शन है ऊपर, इनको पॉमल कहा जाता है।
तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच का डिफरेंस है 40 से लेके 45 सेंटीमीटर। फिर आता है हाइट ऑफ द पॉमल कितनी होती है हमारी, तो इसी की बात करी गई है इस मेटल रिंग की, कितना ऊंचा है ये स्टेबल से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पूछी गई है, हाइट ऑफ द पॉमल। तो हाइट ऑफ द पॉमल है हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारी पॉमल हॉर्स की डिटेल। पहले तो हमने इसकी बात करी है पॉमल टेबल की, इसकी लेंथ फ्रॉम द टॉप, फिर लेंथ फ्रॉम द बॉटम, फिर विड्थ फ्रॉम द टॉप इस टेबल की, फिर विड्थ फ्रॉम द बॉटम। फिर हमने बात करी है इस टेबल की हाइट कितनी है, तो हमने कहा 28 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा सरफेस से कितना ऊपर है, तो 115 सेंटीमीटर। फिर हम आ गए हमारी इस मेटल रिंग पर जिनको पॉमल्स कहा जाता है। तो पॉमल के बीच का डिस्टेंस 40 से 45 सेंटीमीटर, और इस पॉमल की हाइट कितनी है, टेबल से कितना ऊंचा होता है, तो टेबल से ऊंचा होता है ये 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल बार। ये हमारे हॉरिजॉन्टल बार है, आपको फिगर में यहाँ पे दिखेगा राइट साइड में। इनको हाई बार के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही डायमेंशन हमें याद रखनी है। पहला तो होता है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल बार है यहाँ से यहाँ तक, इस हॉरिजॉन्टल बार की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 240 सेंटीमीटर। फिर आता है हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार की, भाई अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार है तो ये फ्लोर से कितना ऊंचा है, तो दो ही बार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से आते हैं ये हमारे। तो कितने ऊंचा होता है ये, 278 सेंटीमीटर होता है। कितना? 278 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग अबाउट 30 सेंटीमीटर लैंडिंग मेट्स। अब जो होता है इसको फ्लोर के अंदर गाड़ रखा है नीचे, और यहाँ पर मेट लगाए होते हैं, तो मेट 30 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या गया है एग्जाम में, अगर ये पूछे हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम द लैंडिंग मेट, तो लैंडिंग मेट से पूछेगा तो 278 में से माइनस कर देना 30 सेंटीमीटर। और अगर ये पूछे हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम द फ्लोर, नीचे से पूछे बिल्कुल फ्लोर से, तो हम उसमें लिखते हैं 278 सेंटीमीटर। फिर आता है डायमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार कि जो ये हमारा ऊपर हॉरिजॉन्टल बार है, तो कुछ इस तरीके से है हमारा, तो इसका ये डायमीटर पूछा गया है अंदर का, ये डायमीटर, तो इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। सिर्फ यही 3 डिटेल हमारी इंपॉर्टेंट है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और इसका डायमीटर कितना है हॉरिजॉन्टल बार। छठा इवेंट लास्ट जो मेंस का आता है वो आता है हमारा रोमन रिंग्स। तो रोमन रिंग्स पे आते हैं। रोमन रिंग्स आप जैसे फिगर में देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पर अपरेटस है। सबसे पहले आता है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बीम, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल बीम। आप देखोगे इस बीम के साथ ये 2 स्ट्रिंग्स अटैच है, जिसपे हमारी ये रोमन रिंग्स लगी हुई है। 2 ये तार लगे हुए हैं जिस पर ये रोमन रिंग्स हमारी लगी हुई है। तो इस ये जो ऊपर वाला बार है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ रोमन रिंग्स, हॉरिजॉन्टल बीम। तो सबसे पहले इसी की डायमेंशन आती है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल बीम की, तो कम से कम 120 सेंटीमीटर। भाई 120 सेंटीमीटर लंबा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब एथलीट इन रोमन रिंग्स पे परफॉर्म करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को, तो उसको स्पेस चाहिए, जितना ये लंबा होगा उतना हमें ज्यादा एरिया मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी हॉरिजॉन्टल बीम की, 120 सेंटीमीटर। फिर जहां पर ये दोनों के दोनों ये वायर्स अटैच होती है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये वाले पॉइंट जहां पर ये हॉरिजॉन्टल बीम से अटैच होते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो नेक्स्ट पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑन द फ्रेम। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल बीम थी, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स का, वो कितना होता है, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स का डिस्टेंस होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तीसरा आता है कि ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, मतलब जहां पर ये वायर अटैच है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर होती है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर होती है, तो ये ग्राउंड से होती है हमारी 590 सेंटीमीटर। तो ये पूछा जाता है हाइट ऑफ द अटैचमेंट पॉइंट फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से कितना ऊपर होते हैं, तो फ्लोर से होता है 590 सेंटीमीटर। फिर आता है कि भाई ये जो स्ट्रिंग्स अटैच है, तो ये हमारे यहाँ पर ये रोमन रिंग्स है नीचे आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है रोमन रिंग्स में जो ये लोअर रीजन है रिंग का सबसे निचला पार्ट, ये ग्राउंड से कितना ऊंचा होता है, तो ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ द लोअर इनर, हाइट ऑफ द लोअर इनर साइड ऑफ द रिंग्स टू द फ्लोर। ये जो रिंग्स का लोअर भाग है उसकी हाइट फ्लोर से कितनी होती है, तो फ्लोर से 290 सेंटीमीटर ऊपर होता है, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर।
अब आते हैं रिंग्स के ऊपर। ये जो रिंग है हमारी, तो रिंग का जो अंदर का डायमीटर होता है वो कितना होता है हमारा? रिंग का डायमीटर होता है हमारा 18 सेंटीमीटर। डायमीटर सर्कुलर चीजों के अंदर उसको कहा जाता है वो लाइन जो सर्कल के, वो सीधी लाइन जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है। बस एक ही शर्त है कि वो सेंटर से होके गुजरनी चाहिए। तो कोई भी सर्कल में के अंदर खींची गई वो सीधी लाइन जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है और सेंटर से होकर जाती है, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो इसका इनर डायमीटर पूछा गया था। इसका इनर डायमीटर होता है हमारा 18 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर ऑफ द प्रोफाइल, मतलब जो ये पूरा का पूरा है हमारा रोमन रिंग जिसको हम पकड़ते हैं, इस प्रोफाइल के अंदर का डायमीटर कितना है, तो इस डायमीटर की बात करिए। तो इसका डायमीटर है ये 2.8 सेंटीमीटर। इन रोमन रिंग्स की डायमेंशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिंग्स की डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे 6 इवेंट थे मेंस के: फ्लोर एक्सरसाइज, वॉल्टिंग, हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, पॉमल हॉर्स, फिर हॉरिजॉन्टल बार और फिर हमारा रोमन रिंग्स। फिर हमारे 4 इवेंट आते हैं वुमेन्स के। तो वुमेन्स में दो तो कॉमन है हमारे, फ्लोर और वॉल्टिंग। मैंने ये डायमेंशन आपको वहीं साथ में बता दी थी कि भाई वुमेन के लिए जो फ्लोर है वो सेम रहता है, सिर्फ टाइम वहां पर बताना था तो मैंने बता दिया था 90 सेकंड का समय देते हैं, और एवरेज पूछे तो 70 से 90 सेकंड्स। फिर वॉल्टिंग में मैंने हाइट भी बताई थी कि 125 सेंटीमीटर वॉल्टिंग टेबल की हाइट होती है वुमेन के लिए, बाकी सभी डायमेंशन वहां पे भी सेम है। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर वुमेन इवेंट जो होता है तीसरा हमारा, वो होता है बैलेंसिंग बीम। इसकी खासियत है इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। आप देखोगे इसमें कहीं प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, तो इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होती। तो ये भी पूछा जाता है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स का वो कौन सा इवेंट होता है जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, तो बैलेंसिंग बीम में अलाउड नहीं है। इसमें आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, जैसे मैंने फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, ऐसे ही वुमेन में आपको ये बैलेंसिंग बीम इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द बैलेंसिंग बीम। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ बैलेंसिंग बीम की तो होती है 5 मीटर। फिर होती है ये बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई कितनी है, खुद कितना चौड़ा है। तो बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर या 4 इंच। ये पहले आया है एग्जाम में क्वेश्चन। तो 10 सेंटीमीटर या 4 इंच दोनों में आप इसको याद करोगे। 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, तो 10 सेंटीमीटर में 4 इंच। फिर आता है हाइट ऑफ द बैलेंसिंग बीम। ये बैलेंसिंग बीम लंबा ऊंचा कितना है फ्लोर से, तो ये फ्लोर से ऊंचा है 1.25 मीटर। तीनों डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वुमेन में इवेंट आता है हमारा अनइवन बार्स। ये यहाँ पे नंबरिंग गलत डली है, ये यहाँ पर होगा हमारा चौथा इवेंट। ये 8 कुछ नहीं है, ये चौथा इवेंट होगा हमारा वुमेन इवेंट। अनइवन बार्स को असिमेट्रिक बार्स भी कहते हैं क्योंकि ये असिमेट्रिक है। सिमेट्रिकल होते हैं एक समान, ये एक समान नहीं होते। अनइवन नाम है ना ऊंचे नीचे। तो अनइवन बार्स में 2 बार होते हैं, आप देखोगे तो इसमें डायग्राम में, एक तो पीछे बार है ये हमारा जो ऊंचा है, और एक सामने आप बार देख रहे होगे जो कि नीचा है। तो अनइवन बार्स को असिमेट्रिक बार भी कहते हैं। इसमें एक बार ऊंचा होता है एक नीचा होता है। हाइट ऑफ द हाई बार कितनी होती है, तो कितना ऊंचा होता है, ये होता है हमारा 2.50 मीटर। और हाइट ऑफ द लोअर बार कितनी होती है, हाइट ऑफ द लोअर बार होगी हमारी 1.70। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनइवन बार में आपकी हाइट कितनी होती है, हाई बार की और लो बार की। फिर लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ इसकी वही है 240 सेंटीमीटर। याद करो हॉरिजॉन्टल बार में भी जो हमने मेन का इवेंट पढ़ा था उसमें भी लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार यही थी 240 सेंटीमीटर। फिर आता है विड्थ कितनी है, तो विड्थ होती है इनकी बार्स की 4 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द बार कितनी है हमारे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बार्स की, या इसको कई बार डायमीटर ऑफ द अनइवन बार भी पूछ लेते हैं। तो चाहे डायमीटर बोले या विड्थ बोले तो वो होती है 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। इसमें लास्ट एक और चीज आप ये ध्यान रखना, अनइवन बार्स जैसे कि आप फिगर में देखोगे तो ये मेटल के बने हुए हैं, पूरे के पूरे टोटली मेटल के होते हैं। इसमें कहीं भी कोई चीज वुडन की नहीं है, पूरा का पूरा मेटल का होता है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि सभी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के इवेंट में से वो कौन सा ऑपरेटस है जो मेटल से मिलकर बनता है पूरा का पूरा, तो अनइवन बार्स होते हैं। लास्ट आता है कितने जजेस होते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में, तो अप टू 7 जजेस, 7 जजेस तक यहाँ पर हमारे हो सकते हैं।
ये हमारा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कंप्लीट होता है। 6 इवेंट हमने इसमें मेन के पढ़े हैं, 4 इसके अंदर हमने वुमेन के पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड डिसिप्लिन इन जिम्नास्टिक, जो आता है रिदमिक जिम्नास्टिक। रिदमिक जिम्नास्टिक, पहली चीज ये सिर्फ वुमेन के लिए होता है, वुमेन्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिदमिक जिम्नास्टिक। रिदमिक जिम्नास्टिक होता क्या है, तो इसके अंदर जो एथलीट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू देयर मूवमेंट, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मूवमेंट्स के द्वारा। इसके अंदर एक एथलीट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और ट्रेडिशनल डांस को मिक्स करता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जैसे हम देख रहे थे ना, उसके कुछ मूव्स को ट्रेडिशनल डांस मूव्स को मिक्स करता है, किसके ऊपर, म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के साथ म्यूजिक बजता रहेगा और वो अपने इवेंट को परफॉर्म करेगा। तो इसमें कुछ डांस मूव, कुछ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के मूव्स होंगे हमारे, और इनको परफॉर्म करते समय एथलीट हुप्स, रिबन, क्लब्स, रोप और बॉल का इस्तेमाल कर सकता है। तो आर्टिस्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक वो इवेंट होता है जिसके अंदर एथलीट अपने आप को एक्सप्रेस करता है थ्रू मूवमेंट। और इन ये मूवमेंट कैसी होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांसिंग मूवमेंट एंड रिदमिक जिम्नास्टिक मूवमेंट्स विच इंक्लूड्स एपरेटसेस, और ये सारी परफॉर्मेंस म्यूजिक पे परफॉर्म करी जाती है। पहली बार रिदमिक जिम्नास्टिक्स को एफआईजी ने परफॉर्म, फिग ने रिकॉग्नाइज किया था 1962 के अंदर। फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्निशन 1962 में मिला था। सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेंट्स ही अलाउड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आते हैं इसमें मैट कितना एरिया होता है मैट का, तो मैट का एरिया होता है 13 इंटू में 13 मीटर। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, ये फ्लोर एक्सरसाइज का ही आता है, करंट में इंपॉर्टेंट है। तो 13 इंटू में 13 मीटर होता है। फिर आता है कितना टाइम दिया जाता है रिदमिक जिम्नास्टिक्स में परफॉर्म करने के लिए, तो वही एग्जैक्ट पूछेंगे तो 90 सेकंड, लेकिन रेंज पूछेंगे तो 60 टू 90 सेकंड्स। आर्टिस्टिक में रेंज है 70 टू 90 सेकंड, रिदमिक में रेंज है 60 टू 90 सेकंड। किन इक्विपमेंट्स को हम इसमें यूज करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द रिदमिक जिम्नास्टिक्स, तो जब भी हम डांसिंग मूव्स करते हैं तो उसमें हम अपनी बॉल्स को, क्लब्स को, रिबन, रोप और हुप, इनका इस्तेमाल करते हैं इन ट्रेडिशनल डांस मूव्स को परफॉर्म करते समय। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, पहला रोप है, फिर रिबन है, फिर बॉल है, फिर क्लब है, और फिर हमारा है ये हुला हुप। तो डायमेंशंस पे आते हैं। रोप की कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं है, जिम्नास्ट की फिजिबिलिटी, मतलब उसको जितनी लेंथ ब्रेड्थ अच्छी लगे रोप की, वो उस रोप का यूज कर सकता है। ये पहला था हमारा रोप। फिर दूसरा आता है हमारा हुप। हुला हुप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका वेट। तो हुला हुप कम से कम कितना वजन होना चाहिए इसका, 300 ग्राम वेट होना चाहिए हुला हुप का। तो हुला हुप जब एथलीट यूज करता है तो उस हुला हुप को यूज करेगा जिसका वेट कम से कम 300 ग्राम हो। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। इसमें हुप, रिबन, दोनों की डायमेंशन पहले पूछी गई है एग्जाम में। तो इसमें ये पूछा गया था कि इसका वेट कितना होना चाहिए हुप का। फिर रिबन में पूछा गया था पहले कि मिनिमम लेंथ, यहाँ पर मिनिमम लेंथ की हम बात करेंगे, मिनिमम वेट की बात करेंगे, कम से कम इतना, उससे ज्यादा तो एथलीट कितना भी रखे, हुप कितना ही भारी हो, 300 ग्राम से ज्यादा वो एथलीट अपने आप संभालेगा। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ रिबन है, जैसे आप सेकंड फिगर में यहाँ पर देख सकते हो, तो जो ये रिबन एथलीट यूज करता है, ये जो रिबन है इसकी लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। मिनिमम वेट कितना होना चाहिए रिबन का, 35 ग्राम होना चाहिए। विड्थ ऑफ द रिबन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो विड्थ ऑफ द रिबन है हमारी 40 से 60 एम चाहिए। फिर आता है क्लब। क्लब जो होते हैं ये बॉटल शेप क्लब होते हैं। बॉटल शेप क्लब कैसे होते हैं हमारे, जैसे बॉटल होती है ना, ये भी ऐसे ही होते हैं। ये पूछा भी जाता है, द क्लब्स यूज्ड इन द रिदमिक जिम्नास्टिक शुड बी ऑफ विच शेप, तो ये बॉटल शेप के होते हैं। क्लब शुड बी ऑफ बॉटल शेप। लेंथ ऑफ द क्लब कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेंथ होती है 400 से लेके 500 के बीच में। मिनिमम वेट कितना होना चाहिए क्लब्स का, 150 ग्राम। फिर आती है इसमें हमारी बॉल। तो जो मिनिमम वेट ऑफ द बॉल है वो होना चाहिए 400 ग्राम, और डायमीटर ऑफ द बॉल कितना होना चाहिए, 180 से लेके 200 इसमें वेट ऑफ द बॉल इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम शब्द याद रखना, रिदमिक जिम्नास्टिक्स में मिनिमम वेट, मिनिमम लेंथ बताई गई है। कई बार हम एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मिनिमम शब्द दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर मिनिमम वेट को डिटरमाइन किया गया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स के द्वारा। तीसरा इवेंट आता है हमारा ट्रेम्पोलिन और टम्बलिंग जिम्नास्टिक्स। इसके अंदर हमारा जो ट्रेम्पोलिन और टम्बलिंग जिम्नास्टिक्स है, इसमें हम जनरली ट्रेम्पोलिन के ऊपर बाउंसिंग मूवमेंट करते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो,
यहाँ पर ये हमारा ट्रेम्पोलिन रखा हुआ है और एथलीट ने इसके ऊपर बाउंसिंग मूवमेंट परफॉर्म करी। देखो ट्रेम्पोलिन से कितना ऊपर है ये एथलीट। तो बाउंसिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और बाउंसिंग मूवमेंट के साथ-साथ हम इसमें जंप लगाते हैं, समरसॉल्ट और ट्विस्ट्स परफॉर्म करते हैं अलग-अलग तरीके के। सिमिलरली वही टाइमिंग है इसके अंदर भी, वुमेन के लिए 90 सेकंड्स और मेन के लिए 70 सेकंड्स। इसमें आपको सिर्फ डायमेंशन याद करनी है हमारे ट्रैम्पोलिन की। लैंडिंग मैट है दोनों तरफ इसके, ये लैंडिंग मैट है। लैंडिंग मैट की डायमेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एथलीट किसी भी तरफ लैंड कर सकता है मैट पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेम, जो ये ट्रैम्पोलिन फ्रेम है बीच में, इसकी डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैम्पोलिन कितना होता है, इसकी लेंथ होती है, ट्रैम्पोलिन बेड या ट्रैम्पोलिन फ्रेम इसको बोल सकते हैं, तो लेंथ होती है इसकी 505 सेंटीमीटर। फिर होती है इसकी विड्थ कितनी होती है, तो इसकी विड्थ होती है 291 सेंटीमीटर। कितनी है, 291 सेंटीमीटर। फिर ये जो ट्रैम्पोलिन होता है ना, ये सपोज ये ट्रैम्पोलिन बेड है हमारा, तो ट्रैम्पोलिन बेड के नीचे स्टैंड होता है, तो ये ऊपर होता है हमारा फ्लोर से, तो नीचे फ्लोर से इसकी हाइट कितनी होती है, 115.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी, 115.5 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना ही हमें ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स में याद करना है। तो ये पहले तीनों इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्योंकि ओलंपिक के अंदर इंक्लूडेड है इसीलिए। फिर आता है चौथा हमारा एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक। एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक एक टीम बेस्ड जिम्नास्टिक डिसिप्लिन है, जिसके अंदर एक एथलीट अपने टीम मेंबर्स की मदद से अलग-अलग बैलेंसिंग मूवमेंट दिखाता है, टम्बलिंग मूवमेंट दिखाता है और टीममेट्स एक दूसरे को थ्रो और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इधर से उधर मैनिपुलेट करते हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर बैलेंसिंग मूवमेंट्स करते हैं। जैसा आप फिगर के अंदर देख सकते हो, तीनों एथलीट ने एक दूसरे के सहारे से बैलेंसिंग मूवमेंट परफॉर्म करे हैं। जनरली ये पूरा का पूरा एक कोरियोग्राफ्ड रूटीन होता है, जिसको पहले से फिक्स किया जाता है और टीम मेंबर्स मिलके इस पूरे के पूरे कोरियोग्राफ्ड रूटीन को परफॉर्म करते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर मैट की, तो 12x12 मीटर। नेक्स्ट पांचवा आता है हमारा एरोबिक जिम्नास्टिक्स। एरोबिक जिम्नास्टिक्स ट्रेडिशनली बनाया गया है, वो मूवमेंट पैटर्न हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं जो हम म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। हम जनरली सुनते क्या है कि भाई वुमेन एरोबिक्स कर रही है, तो हमारे माइंड में आता है कि कुछ डांसिंग मूवमेंट हो रही है। तो एरोबिक इसीलिए नाम रखा गया है इस डिसिप्लिन का, क्योंकि एरोबिक्स का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करी जाती है। तो हाई इंटेंसिटी डांसिंग मूवमेंट हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं ऑन द बीट्स ऑफ म्यूजिक। इसमें कोई अपरेटस हमने यूज नहीं किया रिदमिक जिम्नास्टिक की तरह। वहां पर 5 हमारे मेंशन थे, यहाँ पर कोई हम अपरेटस इस्तेमाल नहीं करते। इसमें जैसे आप फिगर में देख सकते हो, सभी एथलीट बहुत ही क्लीन मूवमेंट्स कर रहे हैं। जनरली हाई इंटेंस मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट परफॉर्म करी जाती हैं अलग अलग पैटर्न्स के साथ, और इसमें हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हो पांचों जो हमारे एथलीट हैं वो सिमिलर मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, मूव्स में हमें शार्पनेस देखने को मिल रही है। एरोबिक जिम्नास्टिक्स में जनरली हम म्यूजिक की बीट्स पर डांसिंग मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं और ये हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स होती हैं। फिर आता है हमारा कि इसमें मैट का एरिया कितना होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है मैट की 10 इंटू में 10 मीटर। फिर छठा आता है इसमें हमारा डिसिप्लिन, छठा डिसिप्लिन या सिक्स्थ टाइप ऑफ जिम्नास्टिक आता है पार्कोर जिम्नास्टिक्स। ये सबसे रिसेंट टाइप ऑफ जिम्नास्टिक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो आजकल हम देखते हैं कि इसमें हमने एथलीट के लिए ना अलग अलग हर्डल्स बना दिए, डिफरेंट टाइप के हर्डल्स। अब एथलीट को यहाँ से स्टार्ट करना है और हमने एक फिनिशिंग पॉइंट बना दिया है लास्ट में, एथलीट को वहां तक जाना है अलग अलग हर्डल्स को पार करके। सपोज यहाँ से भाग के गया, इस पे चढ़ा, फिर नीचे जंप करी, फिर एथलीट आगे गया, इस पे बिना कूदे आगे जंप कर ली, फिर यहाँ पर गया, इसको क्लाइम करके ऊपर चढ़ा, फिर हो सकता है हमने आगे यहाँ पर बार रखा हो तो एथलीट बार पे लटका, उसके बाद नीचे कूदा और फिर भागते भागते हमारे फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। हम एक एरिया के ऊपर अलग अलग हर्डल्स दे देते हैं डिफरेंट टाइप के, एथलीट उसको पार करके अपने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचता है। तो ये पार्कोर जिम्नास्टिक्स हमारा रिसेंट टाइप ऑफ जिम्नास्टिक है। लास्ट में सभी इवेंट जो जिम्नास्टिक्स के हैं उसमें 7 जजेस तक हमारे लिए अलाउड है, अप टू 7 जजेस। तो ये हमारा गेम कंप्लीट होता है जिम्नास्टिक्स।